के साथ साथ जमीन पे भी कुछ हलचल हो रही थी। पठानी कपड़ों में मुंह पे गमछा ओढ़े रॉ के 2 एजेंट भी इस कैंप के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे थे। एजेंट्स इस कैंप को देख हैरान हो रहे थे, क्योंकि एक मिलिट्री एकेडमी की तरह बने इस कैंप में एक बार में करीब 500 आतंकी ट्रेनिंग लेते थे। साथ ही अजमल कसाब जैसे आतंकी भी यहीं से निकले थे और तो और कुछ ही दिनों में यहाँ 300 नए आतंकी भी आने वाले थे। एजेंट्स तुरंत समझ जाते हैं, भारत में होने वाले आतंकी हमलों की जड़ और कोई नहीं बल्कि यही कैंप है। इसलिए वो फटाफट कैंप की सारी बारीकियां अपने कैमरों में कैद कर लेते हैं। इसके बाद ये एजेंट्स यहाँ से हवा की तरह गायब हो जाते हैं। जैसे ही ये सैटेलाइट इमेजेस और एजेंट्स की इंटेल रॉ हेडक्वार्टर्स पहुंचती है, वैसे ही भारत में 1971 से लेके अभी तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की तैयारी शुरू हो जाती है। दोस्तों, हम और किसी की नहीं बल्कि वही बालाकोट स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, जिसने पाकिस्तान और वहां मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को राख में मिलाकर रख दिया था। और ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा। उन्नीस फरवरी 2019, लगभग 4 दिन सारी इंटेलिजेंस बटोरने के बाद रॉ चीफ अनिल धमसाना आधी रात को ही पीएम मोदी के आवास आ धमकते हैं। वो पीएम से मिलते ही कहते हैं, सर आपके कहे अनुसार हमने मसूद अजहर को उसके किए की सजा दिलाने की तैयारी कर ली है। ये सुनते ही बिना चेहरे का भाव बदले पीएम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अत्यंत सीक्रेट मीटिंग आधी रात को ही बुला लेते हैं। मीटिंग में एनएस से अजीत डोभाल, डिफेंस मिनिस्टर और तीनों सेनाओं के चीफ भी मौजूद थे। मीटिंग शुरू होती है। धमसाना सभी के सामने कैंप की सैटेलाइट इमेजेस दिखाते हुए कहते हैं, ये पाकिस्तान बेस्ड जैश-ए-मोहम्मद का बालाकोट में स्थित सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप है। धमसाना आगे बताते हैं, अगर हमने इसे तबाह किया तो एक ही झटके में आतंकी सीधा 10 साल पीछे चले जाएंगे। धमसाना आगे कुछ कहते तभी एक अफसर उन्हें टोकते हुए पीएम की तरफ देख कहता है, सर हम पुलवामा का बदला उरी अटैक की तरह स्ट्राइक करके लेंगे, इसलिए पाकिस्तान हाई अलर्ट पे है। अगर हमने अभी कुछ भी किया तो बहुत घातक परिणाम हो सकता है। इसके अलावा ये ऑफिसर आगे कुछ बोलता तभी डोभाल इसकी आंखों में आंखें डाल बड़ी तीव्रता से बोलते हैं, आज हम चुप रहे तो हमेशा की तरह वो फिर कुछ दिनों बाद हमारा खून बहाएंगे। इतना कह डोभाल पीएम की तरफ देख एक ही वाक्य कहते हैं, हमें स्ट्राइक करनी होगी और पूरे जोर से करनी होगी। डोभाल की बात सुन पीएम कुछ देर चुप होकर एक एक कर कमरे में मौजूद हर इंसान की तरफ देखते हैं और थोड़ा सोचने के बाद कहते हैं, डोभाल जी का कहना सही है, पाकिस्तान में बैठे उन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये सुन धमसाना के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ जाती है और अब मीटिंग में मौजूद तीनों सेनाओं के चीफ के साथ साथ हर अफसर अपनी राय बताने लगता है। काफी देर सभी की बात सुनने के बाद डोभाल कहते हैं, मुझे लगता है बालाकोट पे एयर स्ट्राइक का विकल्प सबसे कारगर साबित होगा। ये सुन वायुसेना प्रमुख भी डोभाल की तरफ देख हाँ में सिर हिलाते हैं। अब मीटिंग खत्म होने को आई थी और पीएम अपनी कुर्सी से खड़े होने लगते हैं। तभी वो वायुसेना प्रमुख से कहते हैं, मैं आपके युद्ध कौशल से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मिशन मुश्किल रहने वाला है, लेकिन आपको किसी भी हालत में 140 करोड़ भारतीयों का बदला लेना होगा। वायुसेना प्रमुख भी पीएम को जवाब देते हैं, सर उन आतंकियों के लिए नरक हम इस धरती पर बना देंगे। मीटिंग खत्म होते ही भारतीय वायुसेना ऐसे सीक्रेट ऑपरेशन की तैयारी में जुट जाती है जिसके सामने उरी सर्जिकल स्ट्राइक भी एक ट्रेलर लगने वाली थी। पाकिस्तान में बैठे उन आतंकियों का दिल कांप जाए। ऐसी स्ट्राइक करने से पहले फटाफट ये जानते हैं आखिर जैश-ए-मोहम्मद ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण आज उसके आतंकियों को नरक का एहसास होने वाला था। दरअसल 14 फरवरी 2019 में 78 ट्रक्स में करीब 2500 सीआरपीएफ के जवान जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। गाने गाते बातें करते हुए हमारे इन जवानों को नेशनल हाईवे 44 पे चलते हुए अभी सिर्फ 15 मिनट ही हुए थे कि तभी कहीं से एक गाड़ी कॉन्वॉय की तरफ आती दिखाई देती है। हमारे जवान कुछ समझते उससे पहले ही ये 300 किलो बारूद से भरी गाड़ी कॉन्वॉय के एक ट्रक से टकरा जाती है। तुरंत एक जोरदार धमाका होता है और देखते ही देखते हमारे 40 जवान वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और कई बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। अटैक के तुरंत बाद इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद लेता है और इसका हेड और कोई नहीं बल्कि मसूद अजहर ही है। 20 फरवरी 2019 पीएम से हरी झंडी मिलते ही वायुसेना तैयारी में जुट चुकी थी।
लेकिन वायुसेना के लिए ये मिशन उन्होंने जैसा प्लान किया था उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल साबित होने वाला था। भारत पुलवामा का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है और शायद फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करे, इसलिए पाकिस्तान ने अपनी सारी फौज बॉर्डर पे लगा रखी थी। इसके अलावा रॉ ने भी इनपुट दी थी कि आईएसआई का भी भारत में सारा नेटवर्क सक्रिय हो चुका है। इसी कारण स्ट्राइक की कामयाबी और सफलता सिर्फ इस बात पे निर्भर करती थी कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कितना है। इन्हीं बातों को ध्यान में रख शुरुआत में सिर्फ स्ट्राइक करने वाले पायलट्स को ही प्लान समझाया गया था। सब कुछ नॉर्मल दिखाने के लिए 20 से 24 तक बेंगलुरु में होने वाले एयर शो को भी होने दिया गया। इधर सारी दुनिया का ध्यान एयर शो में ही था। वहीं ग्वालियर एयरबेस पे आतंकियों को जड़ से मिटाने की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। पाकिस्तान को ग्वालियर बेस पे हो रही अचानक हरकत का शक ना हो, इसलिए बेस पे एक इंस्पेक्शन का बहाना किया गया। साथ ही कश्मीर में भी फाइटर जेट्स को रोज उड़ाया जा रहा था ताकि स्ट्राइक वाले दिन पाकिस्तान को फाइटर्स जेट की अचानक मूवमेंट पे कोई शक ना हो। आईएसआई के खबरी वायुसेना की अंदरूनी हरकत पे भी नजर रखते हैं और उनकी शक की सुई हल्की सी भी ना घूमे, इसलिए वायुसेना चीफ भी रोज की तरह सारे काम कर रहे थे। पहले वो एयर शो अटेंड करते थे, फिर अपने साथी अफसर की फेयरवेल पार्टी में जाते थे और ऐसे ही हर रोज कई इवेंट्स अटेंड करते थे। इधर वायुसेना ने स्ट्राइक को पूरे अंधेरे में रखा हुआ था ताकि वो आतंकियों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए रोशनी हटा सके। लेकिन वायुसेना इस बात से अनजान थी कि स्ट्राइक के बाद एक ऐसा खतरा उनका इंतजार कर रहा है जो पूरे भारत को चिंता में डाल देगा। 26 फरवरी 2019 आधी रात को वायुसेना चीफ दिल्ली में मौजूद अपने आवास लौटते हैं और स्ट्राइक को मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं। दिल्ली में उस रात बारिश हो रही थी और वायुसेना चीफ को यही डर सता रहा था कि कहीं बालाकोट में बारिश ना हो रही हो, क्योंकि फिर तो ये सारी तैयारी कागज का शेर बन के ही रह जाती। लेकिन कुदरत को तो आतंकियों को सजा दिलवानी थी। 12 मिराज फाइटर जेट ग्वालियर से पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाने के लिए निकल जाते हैं। इनके पीछे ही 4 SU-30 और 2 सर्विलियंस जहाज भी उड़ान भरते हैं। LOC के करीब पहुंचे ये सभी एक साथ पाकिस्तानी एयरबेस में घुस जाते हैं और प्लानिंग के बिल्कुल उल्ट तुरंत पाकिस्तानी एयरफोर्स एक्टिव हो जाती है और आतंकियों का मौत का फरमान लेकर उड़ रही हमारी वायुसेना के पीछे लग जाती है। बेशक इलाका पाकिस्तानियों का था, लेकिन उस पर राज भारतीय वायुसेना करती है। तुरंत 2 सुखोई बालाकोट से कई किलोमीटर दूर भवालपुर की तरफ मुंह मोड़ लेते हैं और पाकिस्तानी एयरफोर्स भी इनके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। इधर पाकिस्तानी एयरफोर्स का ध्यान भटकता है और उधर रात को करीब 3 बजे LOC से 50 किलोमीटर अंदर पाकिस्तानी धरती पर हमारी वायुसेना आग का नरक बना देती है। एक के बाद एक ये 12 के 12 लड़ाकू विमान पुलवामा में हमारे जवानों को शहीद कर चैन की सांस लेने वाले आतंकियों को जलते हुए जिंदा नरक में झोंक देते हैं। कुल 5 बॉम्ब पूरे कैंप पे गिराए जाते हैं और इन बॉम्ब्स की खासियत ये थी कि ये पहले बिल्डिंग की छत पे टक्कर मार के छेद करते हैं और फिर बिल्डिंग के अंदर ब्लास्ट होते हैं। इसी कारण इस स्ट्राइक में आतंकियों के अलावा और किसी का नुकसान नहीं होता है। सबसे पहला बॉम्ब यू शेप वाली मेन बिल्डिंग में गिरता है, उसके बाद जहां ट्रेनिंग लेने वाले आतंकी रुके थे उस हॉस्टल पे गिरता है और एक तीसरा बॉम्ब छोटी सी इमारत पे गिरता है। 2 बॉम्ब अपना टारगेट मिस कर देते हैं, लेकिन इतनी सी देर बॉम्ब्स की आवाज आसमान में गूंजने लगती है और जैश-ए-मोहम्मद का ये सबसे बड़ा कैंप राख में तब्दील हो जाता है। भारत को दुनिया के नक्शे से मिटाने की बात कहने वाला मसूद अजहर सिर्फ हाथ मसलता रह जाता है। तुरंत ये खबर वायुसेना चीफ से होते हुए PM को भी बता दी जाती है और आज 12 दिन बाद जाके हर भारतीय के कलेजे को ठंड पहुंचती है और हमारे 40 शहीदों को असल श्रद्धांजलि मिलती है। 27 फरवरी 2019 अब तक पूरी दुनिया भारत के हाथों जो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी वो देख चुकी थी और आतंकियों को शर्म देने के लिए पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका था। भारत जानता था कि पाकिस्तान जरूर हाथ पैर मारेगा, इसलिए LOC के करीब सभी रडार्स और लड़ाकू विमान हाई अलर्ट पे थे। साथ ही आर्मी और नेवी को भी हर तरह के जवाब के लिए तैयार रहने के आदेश थे। हमारे मिलिट्री लीडर्स ने जैसा सोचा वैसा हुआ भी और सुबह के करीब 10 बजे पाकिस्तान अपने 4th जनरेशन F-16 लड़ाकू विमानों के साथ LOC क्रॉस कर जाता है। पाकिस्तानी LOC क्रॉस कर भारत में आर्मी कैंप्स पे बॉम्ब गिराने के प्लान से आए थे और वो ऐसा करने भी लगते हैं। तभी आसमान में उन्हें डर का नया चेहरा यानी हमारी वायुसेना के विमान यमदूतों की तरह प्रकट होते दिखाई देते हैं। अपने आप को भारतीय वायुसेना से घिरे पाने के बाद पाकिस्तानियों को बॉम्ब गिराना तो दूर, वापस पाकिस्तान लौटना भी नामुमकिन सा लगने लगा। वो तुरंत बॉम्ब को अफरा तफरी में खाली जगह पे गिरा देते हैं और किसी भी तरह हमारी वायुसेना के इस आक्रामक
रूप से छुटकारा पाने के लिए मुंह छुपा के वापस पाकिस्तान भागने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में शेर बन के शिकार करने आए पाकिस्तानी आगे आगे भाग रहे थे और उनके पीछे हमारी वायुसेना उन्हें डर का लाइव टेलीकास्ट करवा रही थी। कुछ देर ये चूहे बिल्ली का खेल चलता है और हमारी वायुसेना ने पाकिस्तानी एयरफोर्स को लगभग पाकिस्तान में वापस एंटर करने पे मजबूर कर दिया था। इसी पकड़ा पकड़ी में MiG-21 में बैठे हमारे एक पायलट अभिनंदन वर्तमान आज पाकिस्तान को भारत में घुसने का एक पछतावा करवाते हैं, जिसके कारण वो आज तक मुंह छुपाते घूम रहे हैं। पाकिस्तानियों का पीछा करते करते देश की रक्षा में अभिनंदन LOC को क्रॉस कर जाते हैं। इसी बीच पाकिस्तानी एयरबेस में होने के कारण अब पाकिस्तानी फिर से शेर बनने की कोशिश करते हैं और एक मिसाइल अभिनंदन के जेट की तरफ चला देते हैं, लेकिन ये अभिनंदन तक पहुंचती उससे पहले ही वो अपने लड़ाकू जहाज से पाकिस्तानी F-16 पे इस तरह मिसाइल मारते हैं कि एक ही झटके में ये एडवांस फाइटर जेट हमारे फौजी के आगे घुटने टेक देते हैं। इधर पाकिस्तानी मिसाइल अभिनंदन के जेट को भी लग जाती है और वो तुरंत जेट से बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद जब वो जमीन पे अपने पैराशूट की मदद से उतरते हैं और वो खुद को बहुत सारे लोगों के झुंड में घिरा पाते हैं। दरअसल अभिनंदन और कहीं नहीं भारतीयों का खून चूसने वाले पाकिस्तान की धरती पे कदम रख चुके थे। लोगों की ये भीड़ घूरते हुए अभिनंदन की तरफ आगे बढ़ने लगती है और इन्हीं में से एक आदमी चिल्लाता है, इसकी बाजू पे भारतीय झंडा है, मारो इस दुश्मन को। ऐसा सुनते ही भीड़ अभिनंदन की तरफ टूट पड़ती है, लेकिन फिर भी हल्का सा भी ना घबराते हुए हमारा ये देश का रक्षक भारत माता की जय का नारा लगाते हुए अपनी पिस्तौल से हवा में फायर करने लगता है। कुछ देर में भीड़ हावी हो जाती है, लेकिन तब तक ये खबर पाकिस्तानी आर्मी को भी मिल चुकी थी और वो तुरंत मौके पे पहुंच जाती है। पाकिस्तानी आर्मी तुरंत अभिनंदन को अपने कब्जे में ले लेती है। अब तक ये खबर भारत के PM तक भी पहुंच चुकी थी। इधर PM तुरंत रॉ चीफ धमसाना को बुलाते हैं और साफ कहते हैं, अब तक पाकिस्तान हमें न्यूक्लियर वॉर की धमकी देता आया है और हम हमेशा जंग को टालते आए हैं। धमसाना जी, आप ISI चीफ से साफ कह दीजिए कि अगर हमारी फौज को हाथ भी लगाया तो हमारे हथियार दिवाली के लिए नहीं बने हैं। 28 फरवरी को सुबह सीक्रेट लाइन से धमसाना और ISI चीफ के बीच बात होती है और धमसाना उसे साफ समझा देते हैं कि अभिनंदन को कुछ भी हुआ तो उसके परिणाम बहुत खतरनाक होंगे और उसके लिए सिर्फ पाकिस्तान जिम्मेदार होगा। इतना ही नहीं, राजस्थान में मौजूद पृथ्वी मिसाइल्स को भी रेडी टू फायर पोजीशन में कर उनका मुंह इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दिया जाता है। भारत की तरफ से ताजा बालाकोट स्ट्राइक देख पाकिस्तान समझ जाती है कि इस बार भारत उन्हें सच में दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान आर्मी चीफ भी भारत के इस उग्र रूप से काम जाता है और ये खुद उसके ही मिनिस्टर ने पब्लिकली बताया था। इसी कारण 1 मार्च 2019 को देर शाम अभिनंदन को वाघा बॉर्डर से सही सलामत भारत को सौंप दिया जाता है। भारत सरकार ने भी अभिनंदन की बहादुरी के चलते उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया और उनका नाम इतिहास के उन गिने चुने पायलट्स में दर्ज हो गया जिन्होंने MiG-21 से 4th जनरेशन F-16 को मार गिराया हो। दोस्तों, आतंकी तो चाहे हम कितने भी मार दें, वो एक नए आतंकी रिक्रूट कर लेंगे। इसलिए इन स्ट्राइक्स के जरिए हम आतंकियों को जड़ से नहीं हटा सकते। इन स्ट्राइक्स का एक ही मकसद रहता है कि आतंकियों को ऐसा संदेश दिया जाए कि तुम हमारे 40 मारोगे तो हम तुम्हारे कई गुना मारेंगे और तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी छत पे चढ़ के मारेंगे। तो कुछ इस तरह हमारी वायुसेना ने पुलवामा अटैक का बदला लिया। और अगर आपको हमारी ये सिनेमैटिक वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपको उरी अटैक भी इसी सिनेमैटिक तरीके से देखना है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो पे जरूर क्लिक कीजिएगा। जय हिंद।